आज हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। कोई आइडिया फ्रिक्शन किसको कहते हैं? सर opposing बताओ। force वाला बॉडी इज इन मोशन। कौन अपोज करता है, किसको अपोज करता Ground. है, क्या अपोज करता है? ग्राउंड। पहले तो ये एक मिथ है कि फ्रिक्शन अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है। तो लेनी है। तो टू स्टार्ट विथ डेफिनेशन है फ्रिक्शन इज द property of matter in its solid state due to which it opposes आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो फ्रिक्शन का डेफिनेशन है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। पहली चीज कि फ्रिक्शन मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा जरूरी नहीं है, मोशन होने के चांसेस जिधर है उसका भी अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, लिखने का काम बाद में, समझो सब लोग। हर ये जितनी बात मैंने बोला सबका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये इंक्लाइंड प्लेन मान लो फिक्स है। यहाँ पर मैंने एक 5 kg के ऑब्जेक्ट को रख दिया, या m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया। अब ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब कौन रोक रहा है इसको? Friction. फ्रिक्शन रोक रहा होगा ना नीचे गिरने से। हाँ सर। Yes, sir. तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो मोशन तो हो ही नहीं रहा है। किसका अपोज कर रहा है? सर फोर्स को अपोज कर रहा है, जो बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं उनको। तो मोशन हो ही नहीं रहा है और ये आगे नहीं जा रहा है, बट फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल रिलेटिव मोशन, पोटेंशियल में अगर मोशन होता तो ये नीचे ही जाता, ऊपर तो नहीं जाता ना। हाँ सर। तो ये वर्ड का मीनिंग समझ आया, पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का? यस सर सर। मतलब सर वो होना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन उसे होने नहीं दे रहा है मोशन को। हाँ, करेक्ट। तो ये पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का मीनिंग समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सर एक बार फिर से बता दो ना। मोशन
नीचे नहीं हो रहा है, मोशन नीचे नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, तो मोशन होने से फ्रिक्शन रोक रहा है, हाँ सर। तो मोशन तो हुआ नहीं, यस सर। तो फ्रिक्शन किसको रोक रहा है? मोशन होने के चांसेस को रोक रहा है, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल रिलेटिव मोशन कहते हैं। मोशन होने का पोटेंशियल को भी अपोज करेगा। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। बी पार्ट, बी मतलब दूसरा एक एग्जांपल देखो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और मान लो इसके ऊपर ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो कोई एक फोर्स मैं लगा रहा हूं नीचे वाले ब्लॉक पर, नीचे वाले ब्लॉक पर मान लो मैंने एक फोर्स लगाया F, ठीक है, यस सर। और दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो बोथ ब्लॉक, ऐसा तो होता है ना, दोनों साथ साथ जाते हैं, हाँ हाँ सर। सर। both blocks are moving simultaneously, suppose। मान लो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जैसे मैंने एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखा और नीचे वाले बुक को पुल करते हैं, तो वो भी कभी कभी साथ साथ आता है। हाँ सर आता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक को तो मैं पुल करने गया ही नहीं, छुआ ही नहीं उसको, हाँ सर। हाँ तो ऊपर वाला ब्लॉक कैसे आगे आएगा? कौन उसको आगे लाएगा? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लाएगा। हाँ तो सर। ये जो एक नोशन है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ऐसा नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन आगे लगेगा, हाँ सर। और नीचे वाले ब्लॉक पर न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही इक्वल अपोजिट इधर लगेगा। तो ऊपर वाले मोशन के लिए यही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ब्लॉक के एग्जाम्पल से देखो तो उसके मोशन का सपोर्ट कर रहा है। अपर ब्लॉक के मोशन का तो सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन ना। हाँ हाँ सर। सर। तो ये एक दूसरा फैक्ट है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है। हाँ सर। इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि फ्रिक्शन इज helping motion of M1 but opposing motion of M2। हाँ सर। ठीक है। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, ये एक मिथ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक व्हील है और ये व्हील इस सरफेस पर आगे जा रहा है और
ओमेगा स्पीड से रोल भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और अगर v छोटा है आर ओमेगा से, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड ट्रांसलेशन की वजह से इधर और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा इधर। तो v अगर आर ओमेगा से छोटा है, तो अभी ऐसे ही समझो, इतना नहीं समझोगे तो यही समझो कि इस पॉइंट की टेंडेंसी तो पीछे स्लिप करने की है ना। हाँ सर, क्योंकि आगे की तरफ रोल हो रहा है। तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, मतलब इस पॉइंट पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट को पीछे स्लिप करने से रोकेगा। तो इस एग्जांपल में भी देखो, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। तो ये सारे एग्जांपल देने का पर्पस सिर्फ इतना था मेरा कि फ्रिक्शन के बेसिक डेफिनेशन को समझो। ये जो दिमाग में बैठा हुआ है फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज भी कर सकता है, मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है, बट हाँ, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये सही है। ठीक है, हाँ सर। हाँ यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर, सर। बोलेगा कब? सर आपने जो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो लिखा था फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग मोशन, मतलब वो रोलिंग मोशन है उसका। बोलो बोलो। सर मैं पूछा था ये एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने लिखा है फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग मोशन, वो रोलिंग मोशन है। हाँ, रोलिंग मोशन है। अच्छा, और सर उसको वापस समझा देंगे, इफ v इज लेस देन आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो फ्रिक्शन जीरो लगेगा। v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। v लेस देन आर ओमेगा होगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। देखो समझो, इस पॉइंट ऑफ p के मोशन को समझो, तो p के पास ये वाली वेलोसिटी v होगी और आर ओमेगा वाली वेलोसिटी इधर होगी। तो v और आर ओमेगा इक्वल है, तो पॉइंट p का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन जीरो लगेगा। v आर ओमेगा से ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी पॉइंट p की आगे स्लिप करने की होगी, तो पीछे लगेगा। आर ओमेगा अगर v से ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी पीछे स्लिप करने की होगी, तो आगे लगेगा। तो जब रोलिंग मोशन पढ़ेंगे तो देखेंगे फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आगे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए वो सिर्फ हम याद ही कर लो, वो जो आपने लिखा है इफ v इज इक्वल लेस देन आर ओमेगा। हाँ, अच्छा। इफ v लेस देन आर ओमेगा तभी मोशन का सपोर्ट करेगा। अच्छा। हाँ, अब आओ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताने से पहले मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है,
और ये कहीं रखा हुआ है। मैंने इस पर इधर फोर्स लगाया। ध्यान से समझो इस एग्जांपल को, कॉमन सेंस है। अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो कोई जरूरी नहीं आगे आएगा। जैसे ये टेबल है मेरे सामने, मैं इस टेबल को पुल कर रहा हूँ तो ये आगे नहीं आ रहा है ना। नहीं सर। हाँ नहीं सर। तो मैंने 1 न्यूटन के फोर्स से इसको आगे पुल किया, ये आगे नहीं आया। नो सर। हाँ सर, नहीं आया। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था? सर ज्यादा। हम जो फोर्स लगा रहे उससे ज्यादा। उससे ज्यादा लगा था तो पीछे जाता ना। सर तो सर इक्वल इक्वल। इक्वल होगा। इक्वल है तो ये है अप्लाइड फोर्स और इधर है ये कॉमन, एकदम जैसे एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कॉमन सा, जिससे कि फ्रिक्शन का अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ये कहीं नहीं गया, मतलब फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन ही लगा। हाँ सर। नहीं हाँ सर। कम नहीं से ज्यादा, ठीक है। क्या सर? न 1 न्यूटन से कम न 1 न्यूटन से ज्यादा, फ्रिक्शन इतना ही लगा। हाँ फिर मैंने मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब अगर 2 न्यूटन के फोर्स से मैं पुल कर रहा हूँ, अब भी आगे नहीं आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन भी बढ़ के 2 न्यूटन हो गया। हाँ सर। फिर मैंने मान लो जैसे एग्जांपल 3 न्यूटन लगाया, फिर आगे नहीं आया, तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गया। यस सर। तो ऐसा मान लो मैं करता गया, जैसे एग्जांपल है ये, वैल्यू को ऐसे मत समझो। और मान लो कि 3.5 न्यूटन पर जैसे ही मैंने 3.5 न्यूटन लगाया, अब ये चलना शुरू किया, मतलब इस समय फ्रिक्शन कम होगा सर। लेस देन और इक्वल टू 3.5 न्यूटन होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर इक्वल टू कैसे? इसके बाद मान लो मैंने 4 न्यूटन लगा दिया, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स अब 3.5 ही रहेगा। मैंने 5 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स अब भी 3.5 ही रहेगा। यस। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। सर एक बार जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया, एक बार जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया, तब फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू नहीं चेंज करेगा। हाँ हाँ सर। सर, इस नहीं कर। प्रोसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। यस सर। अच्छा, और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट किया, हाँ सर। और दिस पॉइंट ऑनवर्ड ऑब्जेक्ट मोशन में है। यस सर। ये जो वैल्यूज है 3.5 की, एक्चुअल में 3.5 से थोड़ी छोटी होती है। एग्जांपल के लिए मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, इस वैल्यू को पकड़ना मत। मान लो 3.49 ऐसे, क्यों ऐसा है वो समझाते हैं। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, उस समय फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है जितना अप्लाइड फोर्स है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इस कंडीशन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, इस कंडीशन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब मोशन स्टार्ट
हो रहा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहता है हाँ सर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, और ये जो कांस्टेंट है वो मैक्सिमम से थोड़ा छोटा होता है। क्यों, कैसे छोटा होता है, 2 मिनट में समझाता हूँ। मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स का, तो इनिशियली फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होंगे। यस सर। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर जिस मोमेंट पर मोशन स्टार्ट हुआ उस मोमेंट पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, और जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया उसके बाद इस मैक्सिमम से थोड़ा कम बट कांस्टेंट होगा। अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन फोर्स यही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये O से A का जो पार्ट है यही है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो पॉइंट B है ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया फ्रिक्शन फोर्स चेंज होना बंद हो गया और कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे घर में ट्राई किया होगा, अगर कोई सोफा बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उस सोफा को तुम पुल कर रहे हो नहीं आ रहा है, बट एक बार अपनी जगह से थोड़ा सरक गया तो रिलेटिवली कम फोर्स से भी अब आगे आ जाता है। ऑब्जर्व किया है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो होता क्या है कि फ्रिक्शन के अलावा और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो जो एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के बॉन्ड होते हैं उसको भी तोड़ना पड़ता है। तो एक बार वो बॉन्ड टूट गया फिर केवल फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर सर यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर बोलना। नो सर सर मुझे पूछना, आप एडहेसिव फोर्स मतलब आप सोफा और फ्लोर का जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है। हाँ, सोफा और फ्लोर के बीच ये तो मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड हो गया। तो डिफरेंट काइंड के बीच कोहेसिव फोर्स होता है या एडहेसिव फोर्स होता है? एडहेसिव फोर्स सर। तो वो एडहेसिव फोर्स हो गया। यस सर। तो एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से सुनो, ये जो एफएल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। हाँ सर। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। हाँ सर। और ये जो एफ के है मान लो, इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर तो फिर ए बी रीजन
कौन से फ्रिक्शन के साथ आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ओके ए टू बी नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ए बी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बी ऑनवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन है, ओ टू ए स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, ए बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और 1 मिनट ग्राफ पे जूम करो ना। सर वापस रिपीट करेंगे, आपका आवाज कट हो रहा था मेरे लिए। क्या बोलूं, बोलो। सर वो मैं पूछा था कि ए बी कौन से फ्रिक्शन के साथ आएगा? मैं ए आपका बी आवाज नहीं है कुछ, ए ओ टू ए स्टैटिक फ्रिक्शन है। ए के बाद जैसे ही मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स सडनली जंप होके बी पे पहुंच गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अच्छा बी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके सर सर। बस एक मिनट। ठीक है चलो। सर हाँ, सर मुझे एक बार पूछना है, फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है? मतलब मतलब सर ऐसा क्या है जो फ्रिक्शन करवा रहा है? वो सरफेसेस अनइवन रहते हैं ना, तो वो होता है फिर। अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू बाद में, पहले सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ तो देखें। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ, बीच में किसी ने पूछा था फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी दो डिफरेंट सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये दोनों दो डिफरेंट रिजिड बॉडी है ना, तो ये दोनों सेम बॉडी तो है नहीं, दोनों दो डिफरेंट रिजिड बॉडी है। तो ये दोनों का सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, तो इनके ये सरफेस और ये सरफेस के बीच जो भी फाइन गैस है, उसमें इंटरलॉकिंग होगा। तो अगर प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो गया, जिससे कि ये दोनों, जैसे वो देखते हो ना, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने कहा जब भी कभी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उस मोमेंट पर उन दोनों सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग पैटर्न कैसा है, दोनों के बीच, दोनों कांटेक्ट सरफेस पर इवेननेस कैसा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज करता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड के हैं, तो इनके बीच का इंटरलॉकिंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है? मतलब सर अनइवन सरफेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व है फ्रिक्शन के लिए, करेक्ट? हाँ हाँ, सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस का सबसे पहली बात। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब कि यही वुड है, ये वुड अगर एकदम प्लेन है तो स्लिपरी भी हो सकता है, और उसमें खांचे बने हुए हैं इंटरलॉकिंग, तो वो स्लिपरी नहीं भी हो सकता है। तो मतलब स्मूथ सरफेस में नहीं होता है? क्या नहीं होता है? सर स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शन नहीं होता है। स्मूथ वर्ड बोलते ही इसलिए है ना कि फ्रिक्शन नहीं है, उसी को स्मूथ कहते हैं। स्मूथ का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन मिनिमम है, कम है। इंग्लिश मीनिंग यही है ना, तो क्या बताऊं मैं इसमें, बोलो।
बार बार डिस्कनेक्ट होता है। मैंने बोला स्मूथ का लिटरल मीनिंग ही है नो फ्रिक्शन। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये अलग, यानी कि नो मतलब स्मूथ का मतलब क्या है कि मिनिमम फ्रिक्शन, है ना। यस सर। यस। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए। अभी हाँ भेजते। और यहीं पर साथ में इसको भी करो। इसका मतलब इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि ऊपर वाले की स्पीड कर देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले की स्पीड कर देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। मैं जस्ट आपको फ्री बॉडी फ्रिक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों अटेम्प्ट कर लिया सबने। सर कर रहे हैं। तो करें जैसे ही हो गया सबका। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखो। ए और बी में देखो किसकी स्पीड ज्यादा है। बी। बी का सर। बी का। और ए का कम है। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी राइट होगा या लेफ्ट होगा। लेफ्ट। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी लेफ्ट होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा तो इस पर फ्रिक्शन राइट लगेगा, है ना। और इस पर अगर राइट लगेगा तो इस पर लेफ्ट लगेगा, उतना ही न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। बी और ग्राउंड के बीच रिलेटिव मोशन में बी आगे जा रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ तो सर। ग्राउंड और के बीच का फ्रिक्शन फ्रिक्शन 2 बोल देते हैं हम लोग, वो इधर लगेगा पीछे। क्लियर है। हाँ सर। दूसरे एग्जांपल में देखो, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी किधर होगा। राइट में। राइट होगा। तो यही ए और बी के बीच का फ्रिक्शन इस केस में इधर लगेगा। हाँ सर। तो फ्रिक्शन 1 इधर हो गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही इधर लगेगा। और ग्राउंड और बी के बीच राइट ही हो रहा है तो इसमें तो लेफ्ट ही लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पहचानने में कोई दिक्कत। नहीं सर। पक्का। सर वो एग्जाम्पल 2 वापस समझा देंगे, मैं नेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम था। कौन सा। सर सेकंड वन। वेलोसिटी ऑफ ए 20 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा। 10 आई 10 कैप। सर। 10 आई कैप मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। तो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए राइट वर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड लगेगा ए पर। हाँ सर। अच्छा ऐसे ही बी का भी सोच सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए किधर होगा। सर -10।
आई कैप। माइनस आई कैप मतलब लेफ्ट वर्ड, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट वर्ड। हाँ सर समझा, ओपोज करना चाहता है। रिलेटिव मोशन का, मोशन का हाँ नहीं। सर, हाँ सर वही देखोगे तो बोला। इन दोनों एग्जाम्पल में ए और बी राइट में जा रहे हैं, बट एग्जाम्पल 2 में फ्रिक्शन ए के मोशन का अपोज कर रहा है, बट ए में ए के मोशन का वही फ्रिक्शन सपोर्ट भी कर रहा है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है ऐसा नहीं है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्लैरिटी है? सर आगे बढ़ो। सर बोलना। सर आपने बी ब्लॉक का मोशन किसके रिस्पेक्ट में लिया? कौन सा फ्रिक्शन निकालना चाहते हो, ग्राउंड का या ए बी के बीच का? सर दोनों का। तो अगर ए बी के बीच का निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए लेंगे, बी बी पर का फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। अच्छा, और सर अगर ग्राउंड के साथ लेना होगा तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड लेंगे, फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। ओके सर। समझा? हाँ सर। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स between surfaces of contact is always proportional to surface normal reaction। तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया सरफेस नॉर्मल रिएक्शन के। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 3 टाइप का होगा। हाँ सर। हाँ सर। एक को बोलते हैं म्यू एस, एक को बोलते हैं म्यू एल और एक को बोलते हैं म्यू के। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, mu L is coefficient of limiting friction, and mu K is coefficient of kinetic friction।
ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। म्यू एल का वैल्यू म्यू एस के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। हाँ सर। यस सर। और म्यू के हमेशा म्यू एल से छोटा होगा। ठीक है, यस सर। सर जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ बोलो। सर आपने म्यू के लेस देन म्यू के लिखा है उधर। म्यू के लेस देन म्यू एल लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ सर आपने वो लिखा था। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? यस सर। सर। आया आंसर? सर कर रहे। बोलो। सर कर रहे हैं। सर कर रहे। देखो ये 5 kg है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एस इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, 50 न्यूटन फ्रिक्शन सॉरी वेट इधर, हाँ सर। और फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। यही कहानी होगी। यस सर। यस सर। म्यू एस 0.6 है और म्यू के 0.5 है। इस बात का मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है मेरा कितना, तो 0.6 इंटू 50। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 35 न्यूटन। हाँ सर नहीं बराबर। कितना, 30 न्यूटन। सर 30 हाँ। 30 न्यूटन मतलब जब तक 30 न्यूटन से नीचे फोर्स लग रहा है तब तक रेस्ट ये पे रहेगा। हिलेगा नहीं, हाँ सर बराबर। है ना? तो क्वेश्चन ए में 5 न्यूटन, बी में 25 न्यूटन, तो इन दोनों में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। यस। यस सर। और अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना अप्लाइड फोर्स है। हाँ सर बराबर। दैट इज ए का आंसर 5 न्यूटन और बी का आंसर 25 न्यूटन। 25। कोई दिक्कत नहीं इन दोनों में। नहीं नो सर सर। प्लीज करें। और ये है 50 न्यूटन जो कि 30 न्यूटन से ज्यादा है। हाँ सर तो आगे जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। हाँ सर। ऑब्जेक्ट अगर आगे जाएगा
तब तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन सर। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ तो सर। C क्या होगा? म्यू काइनेटिक इंटू ए। C में ऑब्जेक्ट मोशन में है, हाँ सर, समझा। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक लगेगा, दैट इज म्यू के इंटू एन। और म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5 सर। 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 50, दैट इज 25 न्यूटन। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। सर मतलब कोई आपने डाउट किसी पहले को? निकाला कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। हाँ सर। हाँ, इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, पहले ये निकाला। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम था 30 न्यूटन। 30 न्यूटन से नीचे तो हिलेगा नहीं, है ना? यस सर। सर। अब एक क्वेश्चन देखो, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है? हाँ सर। और इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूं F फोर्स से एट एन एंगल थीटा। इसका मास m है, ठीक है? साइमल्टेनियसली यहीं पर पास में एक और क्वेश्चन देता हूं। यही ऑब्जेक्ट है, मास m, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, और उसमें ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट को मान लीजिए F फोर्स से हम पुश कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। दोनों ही केसेस में आपको निकालना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F। फाइंड द मिनिमम वैल्यू of F to move the block। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सर। कोशिश कीजिए इन दोनों को सॉल्व करने का। तो मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है ना। F पुल करने के लिए कितना जोर से खींचेंगे, कम से कम तो ये हिलेगा, सीधी बात है। ओके। ठीक है, कोशिश करो। हाँ सर। सर। हाँ बोलो। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। ऊपर स्क्रॉल करूं ऐसे? हाँ। फोर्थ फिफ्थ कुछ आंसर आया? सर कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। हुआ कुछ? सर पहले का आ गया। आइए, क्या आया? सर F sin थीटा प्लस mg देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg इधर,
हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन इधर, यस सर। एफ कॉस थीटा इधर, हाँ सर। एफ साइन थीटा इधर, यस सर। यस सर। और फ्रिक्शन इधर। हाँ सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन, यस। so should be greater equal to mu n, यस सर। है ना? so should be greater equal to mu n, क्या होगा? mg माइनस एफ mg। साइन थीटा। हाँ सर। हाँ सर। तो f इधर आ गया, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg। आ गया? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ से मिल गया f शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हुआ ऐसा? तो इस केस में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक इज म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर हाँ, तो सर ये एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ आर भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक एस्लेट कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। हाँ, तो इसलिए f ग्रेटर इक्वल टू लिखा, तो इसलिए f मिनिमम में इक्वल लिखा ना। अच्छा, समझा सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, f cos थीटा इधर, हाँ सर। और f sin थीटा इधर, है ना? सर इसमें भी तो सेम होगा, इसमें एफ भी कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए। बॉडी के मूव करने के लिए दिस f cos थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन, यस सर। that is should be greater equal to mu n, that is should be greater equal to mu n। क्या होगा इस केस में? mg प्लस f sin थीटा। so f common cos theta minus mu sin theta is greater equal to mu mg, हाँ सर। होगा? so f should be greater equal to mu mg upon cos theta minus mu sin theta। यस सर। तो इस केस में मिनिमम फोर्स कितना हो गया? म्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया और ये फिफ्थ का आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। फोर्थ और फिफ्थ के आंसर में किसमें f ज्यादा है? सर फोर्थ केस में। फिफ्थ। फिफ्थ में ज्यादा है ना? हाँ सर सॉरी सर फिफ्थ में ज्यादा होगा। तो देखो, बचपन में पढ़ते थे कि इट्स इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट रादर देन पुश एन ऑब्जेक्ट। समका कुछ? सर क्या बोले आप? मैंने कहा बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल है। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, पुश करके आगे ले जाने में मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ यस सर। सर। और पुल करके आगे ले जाने में 5 के रिस्पेक्ट में कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है।
हाँ सर। तो ये स्कूल में पढ़ते थे ना, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, उसका यही रीजन है। समझा? अच्छा। हाँ सर, समझा। कॉपी कर लीजिए। सर, हाँ बोलो। सो सर वापस आप बोल सकते हैं कि अगर सपोज स्टैटिक कोएफिशिएंट स्पेसिफाई नहीं किया और कोएफिशिएंट काइनेटिक कोएफिशिएंट स्पेसिफाई नहीं किया, बस कोएफिशिएंट स्पेसिफाई किया, तो फिर क्या लेना चाहिए वो वापस बता सकते हैं? काइनेटिक। ओके। सर तो कौन से भी क्वेश्चन में हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले? हाँ ठीक है, कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका होता जाए लीव करते जाइए। आज के लिए इतना ही। नाइस सर, थैंक बाय। सर, हाँ बोलो। सर एक डाउट है, ये एफ कॉस बोलो। थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों होना चाहिए? ग्रेटर देन क्यों हो तो क्या फिर चाहते हैं? इक्वल तो रहेगा तो फिर मूव नहीं होगा ना। एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू किसने कहा नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर 0 हो तो मोशन नहीं होता है? ऐसा है क्या? नेट फोर्स अगर 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है। नेट फोर्स 0 का मतलब है ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 है। जिसने पूछा था समझ आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। जिसका जिसका होता जाए आप लोग निकलते जाइए।